आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रभा केदार फाउंडेशन महिला शक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाली एक संस्था है, जिसकी गतिविधियां भारत और दुनिया भर के 55 से भी अधिक शहरों तक पहुंच चुकी हैं और इसके बढ़ने का क्रम लगातार जारी है। फाउंडेशन बाहरी देशों में भारतीय संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है। लफ्ज़ का ये आयोजन फाउंडेशन की अपनी भाषा, अपने लोगों की सोच को बढ़ावा देने की सोच का हिस्सा है। लफ्ज़ के आयोजन के पीछे फाउंडेशन की कोशिश उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं को बढ़ावा देने की है। रेखता फाउंडेशन इस दिशा में उसका सहयोगी है। लफ्ज़ के अलावा फाउंडेशन कलम, किताब, एक मुलाकात, सुर और साज और आखिर जैसे कार्यक्रम भी आयोजित में श्री सीमेंट के CSR इनिशिएटिव के तहत सहयोग मिलता है। हमें खुशी है कि आज लफ्ज़ लुधियाना के इस सत्र में हमारी अतिथि हैं अज़रा नकवी जी, शिक्षक, लेखिका, शायरा और समाज सेवी। अज़रा नकवी जी ने भारत की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से MSc, JNU से MPhil, कनाडा की दक्षिण एशियाई थिएटर ग्रुप तीसरी दुनिया का आयोजन किया, तो रियाद में विकलांग बच्चों के लिए विशेष देखभाल केंद्र के समन्वयक के रूप में काम किया। आपने आकाशवाणी की उर्दू सेवा और उर्दू मजलिस के लिए फीचर लिखे, तो KSA में उर्दू न्यूज़ और अंग्रेजी दैनिक सऊदी गज़ेट से बतौर पत्रकार जुड़ी रही। आपने कनाडा में किंडरगार्टन शिक्षक के रूप में भी सेवाएं दी और रेखता फाउंडेशन के साथ जुड़ी हैं। आपकी प्रकाशित कृतियों में कविता संग्रह दिल के मौसम, कहानी संग्रह आंगन जब परदेस हुआ, लेख संकलन जहां बना ले अपनी क्षमा, समीक्षा पुस्तक शेर किताबें यादें और सऊदी पत्रकार की जीवनी मेरे शब रोज के अलावा कवियत्री सईदा फरहत की कविताएं कुलियत का संकलन किया। आपके लेख और अनुवाद कई अंतर्राष्ट्रीय संकलों में शामिल हैं। आपने देवनागरी लिपि में भी बच्चों के लिए उर्दू लघु कहानियां और कविताओं का चयन और संकलन किया है। आप द्वारा महिला रचनाकारियों की देशभक्ति कविताओं का संकलन मेरे वतन की खुशबू शीर्षक से प्रकाशित है। जाहिर है आपके काम की फहरिस्त काफी लंबी है, इसलिए मैं और वक्त न लेते हुए आपसे आगे की बातचीत के लिए एहसास वुमन लुधियाना दीपिका भल्ला को आमंत्रित करती हूँ। दीपिका जी, मंच आपके हवाले। Most welcome. It's an honor to have you here today. अज़रा जी बहुत ही सादा सी भाषा में कुछ ऐसे एहसास कहे जाती हैं जो कि बहुत यूनिवर्सल है। Some people are made to create, and she's one of them. And I would like to read a share of her. किसी ख्याल की हिद्दत से जलना चाहती हूँ, किसी ख्याल की हिद्दत से जलना चाहती हूँ, मैं लफ्ज़ गज़ल में पिघलना चाहती हूँ। That's how beautifully she creates. Yeah, बहुत शुक्रिया। इनकी अजीम शख्सियत किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। She's written 11 books and one of which is this Urdu dictionary with Rekhta. You can find her beautiful works on Rekhta itself. But आज मैंने अज़रा जी को रिक्वेस्ट की थी कि mostly you all have come to listen to her words. अज़रा जी, आपकी बहुत खूबसूरत है, उसमें से पढ़ी हूँ, it's one of my favorite. आप सुनिएगा कि आजकल के जो ये ट्रैवल क्रिएटर्स और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया में हम लोग ढूंढते हैं कि यहाँ पे ट्रैवल किया, वहाँ पे ट्रैवल किया, किस टाइम पे इन्होंने एक बहुत खास शेर लिखा था। एयरपोर्ट स्टेशन सड़कों पे हैं कितने सारे लोग, एयरपोर्ट स्टेशन सड़कों पे हैं कितने सारे लोग, जाने कौन से सुख की खातिर
फिरते मारे मारे लोग। प्लीज आप ये पूरा कलाम। हाँ, ये मेरी बहुत ही पसंदीदा गज़ल है और मैंने बहुत 38 साल बाहर गुजारे हिंदुस्तान से। मैं सबसे पहले इराक में रही, फिर मैं 15-16 साल कनाडा में रही, फिर सऊदी अरब में रही। 38 साल गुजारने के बाद अपने देश आ गई हूँ और बहुत खुश हूँ। 10 साल हो गए मुझे आए हुए। तो हर तरफ लोग हैं। अब मैं शायरी सुनाती हूँ, समझ आप लीजिएगा। अगर पहले से इसकी तशरीह कर दी तो फिर शायरी का मजा ही क्या। एयरपोर्ट स्टेशन सड़कों पर हैं कितने सारे लोग, जाने कौन से सुख की खातिर फिरते मारे मारे लोग। मारे मारे फिरना एक मुहावरा है ना, जाने कौन से सुख की खातिर फिरते मारे मारे लोग। शाम गए ये मंजर हमने मुल्कों मुल्कों देखा है। अब भी यहाँ मेट्रो में कभी जाती हूँ, कहीं गाड़ी में होती हो, तो शाम को जब ऑफिस से लोग आते हैं तो सारे दुनिया में एक सही मंजर होता है। शाम गए घर लौटे ना, लोग मैं तो शेर भूल गई। हाँ, एयरपोर्ट स्टेशन सड़कों पर है कितने। शाम गए ये मंजर हमने मुल्कों मुल्कों देखा है। घर लौटे बोझल कदमों से बुझे हुए अंगारे लोग, बुझे हुए अंगारे लोग। और खुद से शाकी सबसे नाला, मतलब शाकी शिकायत करने वाले, सबसे शाकी खुद से नाला, अपनी आग में जलते हैं। दुख के सिवा और क्या बातेंगे इन जैसे अंधियारे लोग, इन जैसे अंधियारे लोग। और मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए हुए थे, कहीं कोई दुनिया के सब मुल्कों से, आपको पता है कनाडा अमेरिका में होते हैं, कि वो कितने खुशकिस्मत थे जो अपने घरों को लौट गए। वो कितने खुशकिस्मत थे जो अपने घरों को लौट गए। शहरों शहरों घूम रहे हैं हम हालात के मारे लोग, हम हालात के मारे लोग। और शाम गए रात गए यादों के जंगल में दीवानी होती है। रात गए यादों के जंगल में दीवानी होती है। दीप सजाए आ जाते हैं भूले बिसरे प्यारे लोग, भूले बिसरे प्यारे लोग। और बचपन कितना अच्छा था जब दिल को यकीन आ जाता था। बचपन कितना अच्छा था जब दिल को यकीन आ जाता था। मरते हैं तो बन जाते हैं आसमान के तारे लोग, आसमान के तारे लोग। शुक्रिया। सिंपल सी सादा सी भाषा में कुछ एक यूनिवर्सल एहसास किया। बट ऑल्सो मोस्ट ऑफ अस डोंट नो शी इज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ब्रिलियंट राइटर, ट्रांसलेटर, शी इज बीन वेरी एक्टिव इन कम्युनिटी लाइफ। साउथ एशियन विमेंस कम्युनिटी सेंटर, जहाँ पे आपने बहुत सारा काम किया है, कुछ बताएं। हाँ जी, असल में ये जो सोशल वर्क है ये मेरी घुट्टी में पड़ा हुआ है, शायरी भी और सोशल वर्क भी। मेरे अब्बा सोशल वर्कर थे, जो जब विभाजन हुआ था तो वो सुभद्रा जोशी और अलीबाई साहिबा के साथ मिलकर पीस का काम करते थे, लोगों को सेटलमेंट का काम करते थे। फिर वो अलीगढ़ चले गए, वहाँ वो सोशल एजुकेशन ऑफिसर थे। एनीवे, और मेरी माँ शायरा थी। ये तो हुई वो बात। अब साउथ एशिया कम्युनिटी सेंटर, मैं कनाडा गई तो मिलते जुलते तो रहते ही हैं लेकिन लोगों से। तो एक्चुअली मैंने तो नहीं शुरू किया था, लेकिन आपने विजय मोले का नाम सुना होगा, शी इज अ वेरी फेमस फिल्म मेकर। उनकी बेटी थी प्रोफेसर श्री मोले, और बहुत सी लेडीज थी, प्रोफेशनल लेडीज थी। तो सब लोगों ने, उनको लगा कि हमारी साउथ एशियन कंट्रीज से जो औरतें आती हैं बहुत सी बेपढ़ी लिखी होती हैं, कम पढ़ी लिखी होती हैं, इमोशनल एडजस्टमेंट की भी जरूरत होती है। तो वी शुड मेक अ काइंड ऑफ अ ग्रुप टू सपोर्ट देम। तो वो हो गया, हमने शुरू किया, 1-2 ऐसे सोशल इवेंट किए और धीरे धीरे हम लोग, और उसमें हमारे पीछे छुपा हुआ था वुमेन एम्पावरमेंट। हम सब उसी बैकग्राउंड से आए थे। तो हमारी वो बंदी सोसाइटी और हम लोग, और वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी। जब उन्होंने देखा कि हम ऐसे काम कर रहे हैं तो उन्होंने हमें एक छोटा सा ऑफिस भी दे दिया फ्री में। फिर हमने इतना काम किया
کہ ہم تو چیپ لیبر بن گئے ان کے لیے، کیونکہ امیگرینٹس کو ڈیل کرنا، تو پھر انہوں نے ریفیوجی کے لیے بھی ہم لوگ کو گرانٹ دے دی، اور وہ بہت بڑھ گیا، آج بھی ہے. تو اس میں ہم وائٹ بیٹرنگ کی پرابلم بھی دیکھتے تھے، انگلش اور فرینچ پڑھاتے بھی تھے، اور عورتوں کو، اور ایون پتہ ہے ایک ہم نے ورک شاپ کیا تھا، انکم ٹیکس خود بھر لو. وہ عورتوں کے لیے میں خود نہیں بھر سکتی تھی، تو وہ آئے گورنمنٹ کے لوگ تو بہت سارے کام کرتے تھے. ریفیوجی کلیمنٹس کی ٹرانسلیشن کرتے تھے، ان کو کورٹ میں لے جاتے تھے انٹرپریٹر کی طرح. میں نے بہت کام کیا اس کے اندر، کبھی پولیس کی گاڑی میں کسی گھر میں چلی جا رہی ہوں تو کبھی کورٹ میں جا رہی ہوں. تو اٹ واز اے ویری گڈ، آئی مین اٹس اے سکسیس اسٹوری. میں نے بہت کچھ اس سے سیکھا، بہت کچھ سیکھا، اور مجھے خوشی ہے کہ آج بھی وہ ہے. Also done a translation of short stories by Saudi women writers is a book you all must read. Saudi कलमकार औरतों की मुंतखब कहानियां by pronunciation. It's an anthology. Yeah. Actually मैं जब सऊदी गज़ेट में काम करती थी, it was an English paper, तो मैं एक साल के लिए हिंदुस्तान वापस आई थी. मेरे हस्बैंड आए थे, he was a professor of computer science at the university in Riyadh. तो उन्होंने मुझे किताब दी, उसका नाम था Voices of Change, इंग्लिश में थी, और it was a translation of women writers, Saudi women writers. तो मुझे बहुत दिलचस्पी हुई, क्योंकि हम तो उनको वही बुर्के में देखते थे, बस यूनिवर्सिटी में देखते थे कि हाँ डॉक्टर्स भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, और प्रोफेसर्स भी थी, मगर इन जनरल सबका ये इमेज होता है ना कि सऊदी औरत है, वो तो बुर्के में है, वो है. तो जब मैंने कहानियां पढ़ी ना, वो वेरी सरप्राइज, बहुत ही फेमिनिस्ट थी. उन्होंने अपना हाल लिखा था, जैसे दुनिया की सब औरतों के मसले हैं, उनके अलग तरह के मसले थे, और उन्होंने खुल के लिखा था. तो फिर मैंने उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा उर्दू में, तो सबने कहा इसको ट्रांसलेट कर दो. सो आई वेंट बैक टू, माय हस्बैंड वेंट बैक टू सऊदी अगेन. तो मेरे हस्बैंड बहुत मुझे सपोर्ट करते थे, बोले अब तुम कुछ मत करना, इसको तुम ट्रांसलेट कर दो कहानियों को. तो मैंने की, और उसको बहुत बहुत लोगों ने पसंद किया उर्दू में, और मैं चाहती हूँ कि वो, लेकिन अब तो इट्स ऑल पासे, क्योंकि वो कहानियाँ 60s की, 60s में जब छपी थी वो कहानियाँ, तो जब इंग्लिश एंथोलॉजी छपी थी, तो बहुत से सऊदियों ने कहा था कि आपने, जिन्होंने उसको कंपाइल किया था, कि आपने क्यों छाप दी, पूरी दुनिया को हमारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि हमारी औरतों के साथ ये होता है. और अब तो क्वांटम जंप, अब तो आप सब जानते हैं कि कितनी दुनिया बदल गई है. बट एनीवे आई फाउंड आउट कि औरतें जो हैं वो सारी दुनिया में बहुत तरह तरह की चीज़ों से जूझ रही हैं, और उसके खिलाफ लिखती भी हैं, बोलती भी हैं, और काम भी करती हैं, और कामयाब भी होती हैं. इसी के एक्सटेंशन एक और आपकी है ना, आंगन जब परदेस हुआ, शॉर्ट स्टोरीज. दैट आर माय शॉर्ट स्टोरीज. आंगन, ये बेसिकली उसमें कहानियाँ हैं. जब मैं कनाडा में थी तो वो जाहिर है बहुत से लोगों से मिली, और जो मेरा मिजाज है, और तो मैं सिर्फ अपने नॉस्टैल्जिया में नहीं रहती थी कि हाय हम देश छूट गया हमारा, और ये, और बहुत से दुनिया के लोगों से मिलती थी. जैसे साउथ एशिया कम्युनिटी सेंटर में बहुत से लोगों से मैं मिली, और यूनिवर्सिटी में भी. तो फिर उस पर मैंने कहानियाँ लिखी, उन कैरेक्टर्स पे लिखी. बहुत सी कहानियाँ तो साउथ एशिया कम्युनिटी सेंटर वाले लोगों की थी. तो और उसमें एक कहानी है कि सिर्फ माइग्रेशन अपने मुल्क से, ये आंगन परदेश होना, इसके बहुत मायने हैं. जो गांव से प्लान करके आते हैं उनका भी आंगन परदेश हो जाता है. तो उसमें ज़्यादातर कहानियाँ जो हैं वो माइग्रेशन इन सम वे और अदर, वो मैंने लिखी थी. और ये बड़ी अजीब बात है, और उसमें मेरे दो प्रीडोमिनेंट चीज़ें, एक तो ज़्यादातर का वो था, मतलब औरतों के कैरेक्टर से बेसिकली, या मैं जो एनवायरनमेंट है उससे बहुत मुझे खास दिली लगाव है, उसके बारे में मैंने कहानियाँ लिखी थी. जो हमारे सारे शहर तब्दील हुए जा रहे हैं, और जो जैसे एक मेरी कहानी उसमें है बोगनवेलिया की कोर्ट से, तो उसमें मेरे जो कूड़े का प्रॉब्लम है, कोई कहानियाँ नहीं लिखती, और अपने कूड़े के ढेर के ऊपर मैंने कहानी लिखी थी. तो अभी कहानियाँ तो कम है, और शायरी तो हो ही जाती है, लेकिन मैं अब दूसरी तरफ चली गई हूँ. रेख्ता में मैं एक मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी पर काम कर रही, मैं नहीं, अ होल टीम. उर्दू, हिंदी और इंग्लिश की डिक्शनरी है वो,
कि आप एक क्लिक, इट्स वेरी फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, तो उसमें मैं एक और ही दुनिया में चली गई हूँ, एटिमोलॉजी में कि कौन सा लफ्ज कहाँ से चला, कैसे चला, क्या शक्लें बदली। और इसने मुझे ये सिखाया कि कभी भाषाओं को लेके हमें विवाद नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए कि ये है वो, सब कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो भाषाएं तो जोड़ने के लिए बनी है ना, तो उसको कभी इश्यू नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने देवनागरी में भी लिखा, उर्दू वाले मुझसे कहते अच्छा तुम तो देवनागरी में लिख रही हो। मैंने कहा मैं अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहती हूँ, दैट्स इट। बहुत खूबसूरत इनका शेर है, कलाम पूरा मैम पढ़ेंगे। जमाने भर के गम अपना लिए हैं खुद फरेबी में, जमाने भर के गम अपना लिए हैं खुद फरेबी में, खुद अपने गम से मिलने की फुर्सत नहीं होती। हाँ, जमाने, एक्चुअली किताब मेरी थी, मैं लाई थी कल, वो भी कोई ले गया है, तो मेरी कॉपी थी, जो भी याद है सुनाती हूँ। जमाने भर के गम अपना लिए हैं खुद फरेबी में, खुद फरेबी सेल्फ डिसेप्शन, जमाने भर के गम अपना लिए हैं खुद फरेबी में, खुद अपने गम से मिलने की हमें फुर्सत नहीं होती। बहुत सी अनकही बातें, कुछ शेर याद है इसके, बहुत सी अनकही बातें जिन्हें लिखने को जी चाहे, बहुत सी अनकही बातें जिन्हें लिखने को जी चाहे, कभी हिम्मत नहीं होती, कभी फुर्सत नहीं होती। ये हम लोगों का, और तो कहेंगे जैसे हम बहुत लिखते हैं लेकिन बहुत सी चीजें नहीं लिख पाते हैं, और उसमें हमारा कल्चर का भी दखल है। और भी शेर थे, नहीं होती, जहां पर मकरोफन मतलब ऐसे मसनूई बातें, मक्कारी की बातें, जहां पर मकरोफन आदाब महफिल बन के छाया हो, हमें ऐसी किसी महफिल से कुछ निस्बत नहीं होती। इसके और शेर तो मुझे नहीं याद आ रहे, कभी हिम्मत नहीं होती। चलिए, खास शेर से मुझे याद आ गया। एक और पढ़े मैम आपकी, कैसे कैसे स्वांग हाँ, रचाए। ये तो सब मुझे पूरी याद है, और कल भी सुनाई थी, और अक्सर लोग इसके शेर मुझे सुनाते हैं। कैसे कैसे स्वांग रचाए हमने दुनियादारी में, यूं ही सारी उम्र गंवा दी औरों की दिलदारी में, औरों की। ये सब मेरी कहानी, मेरी नज़रों में आपको एक औरत ही की आवाज मिलेगी, जनरलाइज भी कर सकते हैं लेकिन अंदर से, कि कैसे कैसे स्वांग रचाए हमने दुनियादारी में, यूं ही सारी उम्र गंवा दी औरों की दिलदारी में। हम भी कितने सादा दिल थे, हम भी कितने सादा दिल थे, सीधी सच्ची बात करें, लोगों ने क्या क्या कह डाला लहजों की तहदारी में, लहजों की तहदारी में। और आने वाले कल की खातिर, जितने भी हमारे लोग बाहर जाते हैं, बेचारे इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट जाएंगे, तो तैयारी करते रहते हैं जीने की, कि कमाएंगे और कमा के लाएंगे। सबका कहीं ना कहीं यही हाल है कि आने वाले कल की खातिर हर हर पल कुर्बान किया, हाल को, प्रेजेंट को, हाल को दफना देते हैं हम जीने की तैयारी में, जीने की तैयारी में। और ये तो सबका ही हाल होता है कि ये डिससेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं जिंदगी में कभी आता है, कि जीने की तैयारी में जब दुनिया पर बस न चले, जब दुनिया पर बस न चले तो अंदर अंदर कुढ़ना क्या। यहाँ मैंने लफ्ज कुढ़ना कहा है, लोग कहते हैं गजल का लफ्ज नहीं है, लेकिन यहाँ जलना कह सकती थी, मगर एक लफ्ज कुढ़ना है तो हिंदी का लफ्ज है। अंदर जब दुनिया पर बस न चले तो अंदर अंदर कुढ़ना क्या, कुछ बेले के फूल खिलाए आंगन की फुलवारी में, आंगन की फुलवारी में। और कई दिनों से जिस्मों जा पर एक बेकैफी छाई है, बेकैफी, ना कुछ खुशी ना कोई गम, अजीब सी हालत, दिल नहीं लगना। कई दिनों से जिस्मों जा पर एक बेकैफी छाई है, गुजर न जाए रात, सुनाओ
कोई गजल दरबारी में, गुजर न जाए रात सुनाओ कोई गजल दरबारी में, और तुम भी उन बीते बरसों की कोई निशानी ले आना, तुम भी उन बीते बरसों की कोई निशानी ले आना, मैं तुमसे मिलने आऊंगी उसी बसंती साड़ी में। और ये शेर निचोड़ है मेरे वतन से दूरी का। हर साल लोग आते हैं, अभी मैं अमृतसर में थी, होटल में थी, तो सारे लोग आए हुए थे अमेरिका से, और वो अपने अपने दर्शन करने के लिए और मिलने के लिए आते रहते हैं हम लोग। तो कि अब के बाद जो घर जाना, अब के बाद जो घर जाना तो सारे एल्बम ले आना, अब के बाद जो घर जाना तो सारे एल्बम ले आना, वक्त की दीमक लग जाती है यादों की अलमारी में। शुक्रिया। ये तो आपसे मैंने बहुत बार आपके बहुत इंटरव्यूज और सबने पढ़ा है कि योर फेवरेट पोएट वाज साहिर लुधियानवी। और वो लुधियाना के थे। यही तो कि मैं यहाँ आके लुधियाना से खास, मतलब बहुत सी चीजें लुधियाना की, लेकिन साहिर लुधियानवी। और शायद जब हम एक्चुअली पढ़ते थे, पढ़ने के जमाने से सभी लोगों को था कि साहिर के सब दीवाने थे, और हमारे यहाँ कंपटीशन होता था, हमारे सब बहन भाई कजिन्स सब लंबी लंबी नज़में याद करते थे, तो किसको ज्यादा लंबी नज़में याद करते, छोटी छोटी तो सब याद कर लेते थे कि जंग वाली जैसी है कि जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। तो और लेकिन इनकी परछाइयाँ मैंने पूरी याद की हुई थी, पूरी, लेकिन अब तो मुझे लॉन्गेस्ट परछाइयाँ जो थी, जो वर्ल्ड वॉर में थी, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बारे में उन्होंने लिखी थी। और बेसिकली इट्स अ पोएम फॉर पीस, परछाइयाँ, और उनके घर का नाम पूरी कहते हैं ना कि महाकाव्य है ये, पूरी लंबी नज़म की कहानी कही गई। मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी उसका। और साहिर का जो घर था बम्बई में, उसका नाम भी परछाइयाँ था। तो वो बहुत ही खूबसूरत थी कि शुरू होती थी कि मैं फूल, खूबसूरत सा माहौल है कि मैं फूल टांग रहा हूँ तुम्हारे जोड़े में, तुम्हारी आंख मसरत से छुपती जाती है, न जाने आज मैं क्या तुमसे कहने वाला हूँ, ज़बां खामोश है आवाज़ रुकती जाती है, तसव्वुरात की परछाइयाँ उभरती हैं। ये बैकड्रॉप से शुरू होता है। फिर वो जंग के नागा लहकते खेतों से टापों की सदाएं आने लगी, मक्खन सी मुलायम राहों पर बूटों की खराशें बढ़ने लगी, धूल उड़ने लगी मैदानों में, भूख उगने लगी खलियानों में, हर चीज दुकानों से उठकर रूपोश हुई तहखानों में। अब जंग शुरू हो गई है और चौपालों की रौनक घटने लगी, भर्ती के दफातर बढ़ने लगे। भर्ती होती थी ना, बस्ती के सजीले शौक जवान बन बन के सिपाही जाने लगे, जिस राह से कम ही लौट सके उस राह पे राही जाने लगे। इन जाने वाले दस्तों में गैरत भी गई, बदनाई भी, माओं के जवान बेटे भी गए, बहनों के चहीते भाई भी। बहुत लंबी है। और महाजे, जब फिर आखिर में आता है कि महाजे जंग से हरकारा तार लाया है, वो जिसका जिक्र तुम्हें जिंदगी से प्यारा था, वो भाई रक़े आदा में काम आया है। और आखिर में कहते हैं कि गुज़िश्ता जंग में घर ही जले, मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयाँ भी जल जाए। तो ये बात आज के लिए भी उतनी ही सही है, हर जंग के लिए उतनी ही सही है। वो जो एक साहिर की शायरी हर टाइम की थी, पॉलिटिकल भी थी शुरू में, और अभी मैं अमृतसर में भी थी, और वहाँ यहाँ के उनकी तो पूरी हिस्ट्री मेरी आंखों के सामने है, मैंने बहुत उनके ऊपर पढ़ा है। तो वो अब कितनी खूबसूरत, एक तो वो देखिए कैसा कोइंसिडेंस है कि साहिर लुधियानवी की डेट ऑफ बर्थ 8 मार्च है, 8 मार्च है, और वो उतने ही बड़े फेमिनिस्ट थे। औरतों के लिए कितना लिखा है उन्होंने फिल्मी गानों में कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, और बहुत सारी आपको तो याद होंगे। पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि खूबसूरती की तो सब तारीफ करते हैं, जवान लड़कियों की, महबूबा के लिए सब लिखते हैं, लेकिन ऐसा गाना सिर्फ साहिर ही लिखते हैं कि मेरी एक अधेड़ उम्र की
عورت کے لیے کہ میری زہرت ابھی تجھے معلوم نہیں، تو ابھی تک ہے سنسی اور میں جوان. تو یہ والی بات تھی. تو عورت کے سچی میں وہ فیل کرتے تھے اندر سے، عوام کے لیے بھی کرتے تھے. وہ بہت مشکل زبان بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اتنے خوبصورت انداز میں ہر مطلب نغمے لکھے ہیں کہ جو سدا بہار ہے. ساحر کے علاوہ آپ کے بہت پسندیدہ شاعر؟ بہت پسندیدہ شاعر اب فیض کو تو سبھی پسند کرتے ہیں. ان کی بھی نظمیں پوری یاد تھی. جب وہ جیل میں تھے تو وہ ایک منظر ہے. اب تو سب آپ نے سنا ہوگا ہم دیکھیں گے، اور یہ تو بہت گلوں میں رنگ بھرے باتیں پہاڑ. ایک نظم ہے چھوٹی سی کہ رات باقی تھی ابھی جب سرے پانی آ کر چاند نے مجھ سے، اب دیکھیے پوری پینٹنگ ہے. چاند نے مجھ سے کہا جاگ سحر آئی ہے، جاگ اس شب جو میں خواب تیرا حصہ تھی، جام کے لب سے تہے جام اتر آئی ہے. عکس جانا کو ودا کر کے اٹھی میری نظر، شب کے ٹھہرے ہوئے پانی کی سیاہ چادر پر. اس طرح سے صبح ہونے کا منظر وہ بتاتے ہیں. وہ انقلابی شاعری کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی غزل کی خوبصورتی ہوتی ہے. فیض کا تو یہ کلام تھا. جیل بھی گئے، جیل میں بھی انہوں نے بہت نظمیں کہی. تو فیض میرے بہت فیوریٹ تھے. ہم دیکھیں گے آج بھی سب جھومتے ہیں اس کے اوپر. امیجری تو میم کی اپنی شاعری میں بھی بہت خوبصورت ہے. میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دینا چاہوں گی. ایک شانت ندی سی لگتی ہو، کس خاموشی سے بہتی ہو. It's an imagery about a woman. میم پڑھ کے سنا. آج یہ میں بتا دوں گی کیا ہوا. میرے پاس میری شاعری کی کتابیں تھی، میں ایک اپنی رکھی ہوئی تھی، مجھے پڑھنا ہوگی تو وہ بھی کوئی لے گیا پر اینی وے. تو پھر میرے پاس موبائل پہ تھی، تو پھر میں نے اس کا PDF بنا کے کچھ بنا لیا ہے. یہ بالکل سمپل، یہ چھوٹی بہر میں ہے. بہریں ہوتی ہیں نا، جیسے اس کی شاعری کی، جیسے میر کا شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. یہ 8 ماتراؤں کی ہے. یہ بہر لمبی ہے، یہ چھوٹی بہر کی غزل ہے. ایک اس میں بہت ہندی کے لفظ ہیں. اس کا مزاج ہی ایسا تھا کہ اصل میں یہ لفظ اپنے آپ آ جاتے ہیں زبان پہ، اور یہ کہ آپ سمجھ ہی جائیں گے کہ کس کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہے، کیا جذبات ہیں. ایک شانت ندی سی لگتی ہو، کس خاموشی سے بہتی ہو، ہر بار امیدیں باندھتی ہو، ہر بار نئے دکھ سہتی ہو. اپنے من کا سارا سونا کیوں بھکشا میں دے دیتی ہو، اپنے من کا سارا سونا کیوں بھکشا میں دے دیتی ہو، کس چندن بن سے گزری ہو، کیوں مہکی مہکی رہتی ہو. اس شعر میں رکوں گی. یہ میں جب لفظ پروگرام کر رہی تھی آگرہ میں، تو ایک بزرگ صاحب تھے، انہوں نے اتنا، میں نے اور سوچ کے کہا ہوگا یہ شعر، تو انہوں نے کہا کہ اس شعر کو سن کے مجھے ماں یاد آ گئی کہ ماں بن کر ایک چندن بن سے گزرتی ہے، کیوں مہکی مہکی رہتی ہو. تو شعر ہم نے کسی اور طریقے سے کہا، سننے والوں نے کسی اور طریقے سے محسوس کیا کہ اپنے من کا سارا سونا کیوں بھکشا میں دے دیتی ہو، کس چندن بن سے گزری ہو، کیوں مہکی مہکی رہتی ہو، کس خواب کا عکس ہے آنکھوں میں، کیوں کھوئی کھوئی رہتی ہو. اور یہ مجھے شعر آ گیا ہے کہ ایک بار بھڑک کر تو دیکھو، ایک بار بھڑک کر تو دیکھو، کیوں دھیمے دھیمے جلتی ہو، یہ کون سا روپ تمہارا ہے، یہ کیسی غزلیں کہتی ہو. یہ شعر میں نے اپنے ہسبینڈ کی یہ غزل سنائی تھی، میں الگ طرح کی کہتی ہوں، تو بولے یہ تم نے کیسی غزل کہی. تو پھر یہ شعر میں نے کہا تھا کہ یہ کون سا روپ تمہارا ہے، یہ کیسی غزلیں کہتی ہے. ہم سادہ سی بھاشا کی بات کرتے ہیں. بچوں کی نظمیں اور بچوں کے بارے میں بھی میم نے بہت لکھا. I think as a woman it becomes to write about all the aspects جو ہم عورتوں کو افیکٹ کرتے ہیں. جی جی، بچوں کے لیے میں نے یوں لکھا کہ میرے ابا جو کام کرتے تھے وہ بچوں کے کلبs بناتے تھے. سب
محلوں میں چھوٹے چھوٹے کلب بناتے تھے تاکہ بچے کچھ کنسٹرکٹیو چیزیں سے مل کے کھیلیں. کرکٹ ٹورنامنٹ ہوتے تھے, سمر کیمپ آرگنائز کرتے تھے. اور میری ماں تو بچپن سے وہ شاعرہ تھی اور انہوں نے مجھے لوریاں سنائی اپنی کہی ہوئی. تو وہ بچوں کا جو لٹریچر ہے, میں نے ریختہ میں پورا سیکشن بچوں کے لٹریچر کا میں نے بنایا ہے. سب کی لکھائیاں پرانی چیزیں لے کے ڈالی ہیں. تو بچے جو ہیں آج کل ہمارے, ان کے لیے ہندی میں تو بہت اچھا لکھا جا رہا ہے, ہندی میں بہت اچھا لکھا جا رہا ہے, لیکن اردو میں نہیں. اب پہلے لوگ جو کہہ گئے, مثلا چھوٹی سی نظم کی, بہت مشہور رائٹر ہیں اردو کے اسماعیل میرے جی. اب گائے کے اوپر آخری بچہ گئے, رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اب بچہ یاد کر لے گا, دانا دھن کا بھوسی چوکر کھا لیتی ہے سب کچھ ہو کر, کیسی قریب اور کیسی پیاری صبح ہوئی جنگل کو سدھاری. اب یہ ایسے شعر کو بچے یاد کر لیتے تھے اور بہت کچھ سیکھتے تھے اس سے. تو بچوں کی چیزیں بھی بہت, لٹریچر بہت امپورٹنٹ ہے. ایک بہت خوبصورت آپ کی جی ہے, موتیا سے کھلے ہوئے بچے. مجھے کچھ تو یاد ہے, ہاں اس کی ہے یہ, باغ معصوم نرم چہروں پر صبح کی تازگی کا نور لیے, لال پیلے سجیلے بستے میں اپنی ماؤں کا پیار, باغ کے خواب روز اسکول لے کے جاتے. ہاں بیوٹیفلی. ہاں نہیں, اس کا دو منظر ہے. آپ تھوڑا ایک آدھ شعر بول رہی ہوں. یہ نظم ہے کہ میں کیا ہوتا تھا, میں اسکولوں میں بھی بہت رہی ہوں, اسکول کی ہیڈ مسٹریس بھی رہی, پرائمری اسکول کی. تو مجھے سب سے اچھا وقت اسمبلی کا لگتا تھا بچوں کی, اور اتنے فریش بچے کھڑے ہوتے تھے تو میرا دل خوش ہو جاتا تھا. تو کہ موتیا سے کھلے ہوئے بچے صبح کی تازگی کا نور لیے, اپنے نیلے پیلے سجیلے بستوں میں اپنے ماؤں کے خواب باپ کے پیار روز اسکول لے کے آتے ہیں. اب دوسرا منظر ہے, صبح ہوتی ہے کچی بستی میں, جھگی جھوپڑی میں, صبح ہوتی ہے کچی بستی میں, زرد پیلا تھکا تھکا سورج ان کے چہروں پہ ڈال دیتا ہے روزی روٹی کی احتیاج کی دھول. صبح ہوتی ہے کچی بستی میں, اور کچھ تاکہ پھول سے نرم چہروں والے, پھول سے ہاتھوں والے کاریگر, پھول سے ہاتھوں والے کاریگر کارخانوں میں, چائے خانوں میں اپنی قسمت کمانے جاتے ہیں. تو یہ دو ایک تو مجھے ہمیشہ خیال آتا تھا کہ جب وہ اسمبلی ہو رہی تھی, ادھر کنسٹرکشن چل رہا تھا اسکول کا, تو ان مزدوروں کے بچے وہاں کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے کہ بچے گا رہے ہیں, بچے ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو میں نے اسکول کا, اس کا نام تھا البرکات علی گڑھ میں, میں نے ان سے کہا کہ ان بچوں کے لیے آپ سیکنڈ شفٹ میں کیوں نہیں کر دیتے. تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ آپ کی جو فرمائش تھی وہ پوری ہو گئی ہے, ہم اسی بلڈنگ میں سیکنڈ شفٹ میں بچوں کو فری میں پڑھاتے ہیں. ایک بہت ریلیٹیبل شعر آپ کا, جو مجھے لگتا ہے سب عورتوں پہ ہے. ہم پوری لائف اسپینڈ کر دیتے ہیں پہلے ایک گھر کو اور پھر دوسرے گھر کو اپنا بنانے میں. تختی کسی بھی گھر پہ نہیں ہوتی, ہمارے نام کی تختی نہیں. اچھا یہ ہے, اچھا یہ نظم تو اس میں نو ایکچولی تختی ہوتی ہے. یہ میں نے ان کے جان ایلیا کے, اب دیکھیں یہ انٹرپریٹیشن ہوتا ہے کہ یہ آپ نے یہ شعر اس طرح سے انٹرپریٹ کیا. یہ جان ایلیا کی بہت مشہور نظم ہے, میرا تو پتہ نہیں امروہہ ہے. تو وہ پاکستان چلے گئے تھے, جب آئے تھے تو بہت روئے تھے اسٹیشن پہ جا کے. تو ہمارے نام کی تختی نہیں ہے مگر وہ گھر تو یادوں سے گیا نہیں. اور آئی ایم سو پراؤڈ کہ میرے باپ نے, ہم لوگ یہاں جائیداد سب کو دیتے ہیں, ہمارے ابا نے میرا حق جو تھا وہ کاغذ بنا کے مجھے دے دیا تھا. میرے 3 بھائی ہیں, تو ابھی ہم نے تھوڑا اپنا گھر رینوویٹ کیا. پہلے میں ایک شعر سناتی ہوں, بہت اب گھر کی بات آ گئی ہے. میرا ایک شعر ہے کہ مزمحل, ایک غزل ہے میری کہ مزمحل سے بامودر, مزمحل تھکے ہوئے, مزمحل اس کا پہلا مسئلہ ہے کہ معتبر سے رشتوں کا سائبان رہنے دو, مہربان دعاؤں میں خاندان رہنے دو. مزمحل سے بامودر خستہ حال دیواریں, باپ کی نشانی ہے وہ مکان رہنے دو. اب کیا ہے کہ سب ہائی رائز بن رہی ہیں, علی گڑھ کے سارے گھر بک گئے. ہمارے گھر پہ بھی نظر تھی,
पुराने जमाने में 1000-2000 गज पे मकान होते थे। बिल्डर्स आते हैं, कहते हैं आप तो सोने की कान पे बैठी हुई हैं। इस पे भी मैंने कहानी लिखी है। मगर मेरे भाइयों ने सोचा कि नहीं, हम सब मिलके रहेंगे, तो अभी रेनोवेट कराया था घर, तो उसमें मेरे नाम की भी तख्ती लगी है। तो ये होना चाहिए। और आपने बहुत सही कहा कि ये शेर जो है, हमारे नाम की तख्ती नहीं है, मगर वो घर तो ख्वाबों से गया नहीं। जी, बिल्डर्स की बात पे एक और शेर। फैलते हुए शहरों हाँ, ये नजर में भी, हाँ। अपनी वहशतें रोको, फैलते हुए शहरों अपनी वहशतें रोको, मेरे घर के आंगन पर आसमान। ये उसी गजल का एक बाप की निशानी है, वो मकान रहने दो, उलझे उलझे रेशम की डोर से बंधे रिश्ते। ये पूरी गजल जैसे मैंने सुनाई कि मेहरबान गाँव में खानदान रहने दो, बाप की निशानी है वो मकान रहने दो, उलझे उलझे रेशम की डोर से बंधे रिश्ते, हर घड़ी मोहब्बत का इम्तिहान रहने दो। और आज हम अपने बच्चों को सिर्फ प्रॉब्लम्स के सवा क्या देते हैं, ये प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट का है, और तो जो ओजोन लेयर का है, तो पानी की प्रॉब्लम होंगे, तो आने वाली नस्लें खुद हल तलाश कर लेंगी। आने वाली नस्लें खुद हल तलाश कर लेंगी। आज के मसाइल को, प्रॉब्लम्स को खुद खुशगुमान रहने दो कि वही सही कर लेंगे, लेकिन हम क्या देके जा रहे हैं उनको। आज के मसाइल को खुशगुमान रहने दो। और अभी आपने जो शेर पढ़ा कि फैलते हुए शहरों अपनी वहशतें रोको, मेरे घर के आंगन पर आसमान रहने दो। और दो शेर इसके अलग तरह के हैं कि क्या बहुत जरूरी है, शायरी इज ऑल अबाउट दिस, कि क्या बहुत जरूरी है सारी बात कह डालें, क्या बहुत जरूरी है सारी बात कह डालें, जुगनुओं से कुछ झिलमिल दरमियान रहने दो। आरसी सही लेकिन, आरसी टेम्परेरी, आरसी सही लेकिन नक्श छोड़ जाएगा, बेखुदी के मौसम को मेहरबान रहने दो। शुक्रिया। आपकी जो डिक्शनरी है वो कोविड के दौरान लिखी है। हाँ, मैंने कोविड के दौरान लिखी। तो जो हमारे धर्मेंद्र हैं, हम लोग कोऑर्डिनेटर, तो कि हजरा जी ये लिखिए, उन्होंने अपना आइडिया दिया, तो मैंने लिखी। सच्ची बहुत काम करना पड़ा, फिर उसको बार बार पढ़ा कि इसको और ऐसा दिलचस्प कैसा बनाया जाए। मैंने तो बहुत सी एक्सरसाइज बनाई थी इसकी, जरा हायर लेवल की। फिर मैंने कहा नहीं, इसको इम्तिहान मत बनाओ, इसमें एक क्वेश्चनर है आखिर में हर चैप्टर के बाद एसोसिएटेड कौन कौन से लफ्ज है। खौंचा भी है उसके अंदर, दुकानदार भी है, और उसके अंदर एक वो लफ्ज होता है ना रेसगारी, छुट्टा, वो भी मैंने लिखा है। तो लेकिन जब बाजार से बाजारी लफ्ज बनता है तो उसके मतलब बदल जाते हैं। तो वो लफ्जों के मैंने रिलेशनशिप लिखा है इसके अंदर। तो आपकी अपनी फेवरेट गजल एक बार मेरी अपनी गजल जरा वो, अच्छा चलिए कौन सी सुनाऊं मैं आपको। एक खैर लंबी है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, शायद आप लोग उसको थोड़ा धीरे से सुनना होगा, मैं आपको सुनाती हूँ, याद है कोई बात नहीं, मुझे याद है। इट्स अबाउट पास्ट। हम सब पास्ट में रहते हैं। उन्हें मुझसे शिकायत है कि मैं माजी में रहती हूँ। उन्हें मुझसे शिकायत है कि मैं माजी में रहती हूँ। मेरे अशार में आसेब हैं गुजरे जमाने के। वो कहते हैं कि यादें साए की मानंद मेरे साथ रहती हैं। ये सच है, ये सच है, इससे कब इनकार है मुझको। मैं अक्सर जागते दिन में भी आंखें मूंद लेती हूँ। कोई आवाज, कोई जायका, कोई खुशबू, कोई आवाज, कोई जायका या लम्स, द टच, जब जादू जगाता है तो मिनिएचर तस्वीरें अचानक बोलने लगती हैं। मिनिएचर ये फारसी में कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स, एंड यू ऑल नो अबाउट मिनिएचर पेंटिंग।
کوئی آواز, کوئی خوشبو, کوئی ذائقہ یا لمس جب جادو جگاتا ہے تو منیاتور تصویریں اچانک بولتی ہیں, ناٹک منچ سجتا ہے. کسی ٹوٹے ہوئے صندوق میں رکھے ہوئے بوسیدہ مخطوطے مینوسکرپٹ, کسی ٹوٹے ہوئے صندوق میں رکھے ہوئے بوسیدہ مخطوطے سے کوئی داستان تمثیل بن جاتی ہے. جی اٹھتے ہیں سب کردار ماضی کے, سپاہی, بادشاہ, خلت, نوادر, رقص و موسیقی, کسی کے پاؤں میں پائل, دھنک آنچل, کسی بارہ دری میں رات بھی پکا, کسی صحنے گلستہ میں قدم کے پیڑ پر بیٹھی ہوئی چڑیا اچانک جاگ جاتی ہے. یعنی وہ منیچر پینٹنگ میرے لیے لائیو ہو جاتی ہے. قدم کے پیڑ پر بیٹھی ہوئی چڑیا اچانک جاگ جاتی ہیں. اسی منظر کا حصہ بن کے میں تصویر ہو جاتی ہوں, کھو جاتی ہوں ماضی میں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی گمنام قصبے میں کوئی ٹوٹی ہوئی محراب, خستہ حال ڈیوڑی کی جھلک معدوم کر دیتی ہے, یعنی کہ ڈسپیئر ہو جاتے, معدوم کر دیتی ہے. ہوٹل, چائے خانے, بس کے اڈے, ڈھیر کوڑے کے, کوئی گمگشتہ شہر رفتگاں بیدار ہوتا ہے, کئی صدیاں گزر جاتی ہیں در سے. اور میں اکثر آپ لائے وقت پر کاغذ کی ناؤ ڈال دیتی ہوں تو پانی اپنا رستہ موڑ دیتا ہے. میں جب چاہوں سلولی, ساملی, نٹکھٹ مدھر یادیں چرا لاؤں لڑکپن کے گراؤندوں سے. میں جب چاہوں تو ایک کالی کوٹری ہمارے سب کے دل میں ہوتی ہے, میں جب چاہوں تو کالی کوٹری میں قید, رنجیدہ, فسردہ, زخم خوردہ ساعتوں, بیتے دنوں کو پیار سے چھو کر دلاسا دوں, تھپک کر لوریاں دوں, خوب روؤں, شانت ہو جاؤں. یہ ماضی میرا ماضی ہے, فقط میرے تصرف کہ میں ہی اس کو یوز کرتی ہوں. یہ ماضی میرا ماضی ہے, فقط میرے تصرف میں ہے, میری ملکیت ہے, میرا ورثہ ہے, نہ میرا حال پر بس ہے اور آنے والا کل بھی کس نے دیکھا ہے. شکریہ. شاعرہ کے طور پہ آپ کے احساس, آپ کے سو رومانس اینڈ دیٹ ایج, اس میں بھی آپ لکھی ہوگی. ہاں لکھی. ایک تو مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا کہ آپ نے عشق نہیں کیا. ایک تو عشق کا لفظ اتنا ہر آدمی عام کر دیا ہے, عشق تو بہت مشکل سے. ہاں ایک نظم میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے تھے. میں نے MSc کیا لیکن میں نے دنیا میں سب کام کیے, لیکن جو پڑھا اس کو کبھی یوز نہیں کیا. شاعری کی, اینکرنگ کی, ریڈیو اسٹیشن پہ کام کیا. بٹ اینی وے, تو کیمسٹری کا پیپر تھا اور کیمسٹری میں میرا بالکل دل نہیں لگتا تھا. BSc کی بات ہے. اب پیپر کو دینا تھا دوسرے دن, چاند پورا آنگن میں ہمارا تھا, تو وہاں پہ بس ایک نظم میں نے ایک سٹنگ میں رکھی اس رات کو کہ تم میرے واسطے کیا ہو مجھے معلوم نہیں, تم میرے واسطے کیا ہو مجھے معلوم نہیں. جب کبھی کچے آنگن پہ جھکے چاند کی کرنوں میں ہوا بہتی ہے, نیم کی شاخوں میں لہراتی ہے, آم کے بور کی, بیلے کی, چمیلی کی مہک اس ہنسی رات کو مہکاتی ہے, تو مجھے ایسا گمان ہوتا ہے اس ہنسی جادو بھری رات کا احساس ہو تم. کبھی محسوس یہ ہوتا ہے پہاڑوں کی کسی وادی میں دیوداروں کی گھنی شاخوں پر دھیمے دھیمے سے برستی ہوئی برسات کی آواز ہو تم. کوئی آواز ہو تم یا کوئی احساس ہو تم, یا کہ خود میرا ہی اندیکھا کوئی خواب ہو تم, یا کہ وہ گہری نگاہیں کہ جو پیچھا میرا ہر سمت کرے. تم میرے واسطے کیا ہو مجھے معلوم نہیں, صرف یہ جانتی ہوں تم میری سانس کی رفتار ہو, جینے کا سہارا تم ہو. کیونکہ اس ایج میں ایک محبت کرنے کے خیال سے بھی محبت ہوتی ہے. شکریہ, بہت شکریہ. اکثر کہا جاتا ہے شاعری دو طرح, رومانٹک شاعری اور ایک ایکٹیویزم کی شاعری جسے اکثر کہا جاتا ہے جان ایلیا صاحب کے بارے میں کہ ان کی شاعری زیادہ تر ایکٹیویزم کے بارے میں. نہیں,
एक्टिविज्म। जॉन एलिया तो बिल्कुल मन की बात कहते थे, बिल्कुल मन की दीवानगी थी उनकी, बिल्कुल दीवानगी थी कि उनकी तो बहुत इतनी मशहूर, आज तो भरा होता है उनकी के शर्म दहशत झिझक परेशानी, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती, इस तरह के शेर किया कि हाँ देखिए एक उनका शेर है, इसको कहने में मुझको आर नहीं, जो भी खुश है मैं उससे जलता हूँ। वो ऐसे शेर कहते थे बिल्कुल अजीब अजीब से, मोहब्बत की एक ही शब्द है जहाँ क्या और कौन से में ऐसे शेर, बहुत ही खूबसूरत शेर है। मुझे उनके ऊपर मैंने एक गजल कही थी कि उसके कुछ गजल है कि उनकी एक वो है जिसकी आपको पता है कि गजल में रदीफ होती है, काफिया होता है, काफिया यू नो राइमिंग वर्ड्स, और रदीफ जो बार बार दोहराई जाती है, तो उनकी रदीफ थी नहीं को नहीं, तो उस पर बहुत से लोगों ने लिखा था ये बस कभी भी मेरे बस में ये रहा नहीं, मेरा दिल मेरा कहना मानता नहीं। और उन्हीं की फिर जैसे मैं उनसे कन्वर्सेशन चाहिए, कहाँ को हमारे अमरोहे में को कहा जाता है पुराना, कहाँ को जाओ हो यूं दिल गिरफ्तार, अभी तो हमने तुमसे कुछ सुना नहीं। और ये जो शेर था कि हमारे जब वो अमरोहा आए बहुत साल बाद पाकिस्तान से, तो इतने जज्बाती थे कि उन्होंने स्टेशन पे सजदा कर दिया और रोए अपने दीवार पाखों को पकड़ पकड़ के कि हमारे नाम की तख्ती नहीं है, मगर वो घर तो ख्वाबों से गया नहीं। और किसी सफ़ाक का मतलब है क्रूअल, किसी सफ़ाक हिजरत के सितम से जमीन से अपना रिश्ता टूटता नहीं। और इसमें उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जश्न रेख्ता में कि बहुत ही धूम, जैसे मैं उनसे कह रही हूँ कि बहुत ही धूम जश्न रेख्ता में तुम्हारे नाम की तुमने सुना नहीं, और तुम्हारी शायरी पर सर धुने हैं, ऐसे पुराने तरीके से बोलते हैं हमारे मुरहे में कि तुम्हारे शायरी पर सर धुने हैं, मगर ये लोग उर्दू आशना नहीं। तो ये बहुत लंबी थी, मेरे पास है नहीं। तो जॉन एलिया तो एक लफ्ज है ना, बिंदास शायरी करते थे, उन्हें कुछ कहने में भी जैसे वो दीवाने भी हो गए थे जमाने में, बहुत मुश्किल से संभले थे वो। तो वो एक्टिविस्ट तो फिर अगर आप कहेंगे तो हबीब जालिब थे, फैज एक हद तक थे, और साहिर थे। आपकी खुद की शॉर्ट स्टोरीज मोस्टली कल्चरल, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फ्लाइट ऑफ विमेन ऑन स्टेज, एंड यू जॉइंड अ थिएटर ग्रुप आल्सो, तीसरी दुनिया, जिसमें आप बहुत ज्यादा मतलब जो लेटेस्ट रिलेटेड टॉपिक्स होते थे, भोपाल गैस ट्रेजेडी, और उस पे आपने बहुत काम। हाँ, मैंने तो नहीं किया, मेरे साथी राहुल वर्मा ने किया। जब हम कनाडा पहुंचे तो बहुत से थिएटर वाले जमा हो गए थे। मैं भी स्कूल के जमाने में थिएटर करती थी, एक तो शीला भाटिया के साथ दिल्ली में भी किए। हमारे फैमिली में सब अपना लिखते हैं तो थिएटर करते। मेरा भाई नुक्कड़ नाटक करता था, सुहेल हाशमी जो इंतकाल हो गया ना उनका, सफदर हाशमी को मार दिया था नुक्कड़ नाटक के बीच, तो उनके साथ करता था। तो हमने सोचा कि यहाँ कुछ थिएटर करना चाहिए, तो ग्रुप बना। एक राना बोस, वो कलकत्ता से आए थे, राहुल वर्मा था, मैं थी, कई और लोग थे, पाकिस्तानी भी थे। तो हम लोगों ने ड्रामे करने शुरू किए अपने उर्दू हिंदी के। फिर हमें लगा कि ये तो पुरानी बात होगी। कृष्णचंद्र का ड्रामा किया था, दरवाजे खोल दो, ऐसा डेड हॉर्स खत्म, पुराना हो गया। तो हमें कुछ ऐसे ड्रामे करना चाहिए कि जो हमारे वहाँ की जिंदगी से रिलेट करे। तो हमने छोटे छोटे स्किट्स लिखे, मुख्तलिफ जगह करते थे। फिर हमने इंग्लिश में किया। एक था बहुत अच्छा प्ले था, वो एक अंग्रेज खातून ने लिखा है, उसका नाम था द सेलेस्टियल होली काउ। वो था बहुत मशहूर लिखने वाले हैं इंग्लिश, इंग्लैंड की, और वो हिंदुस्तानी फैमिली के बारे में था कि जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स होते हैं इंग्लैंड में, उनकी जिंदगी के बारे में था। तो वो हम लोगों ने इंग्लिश में किया और बहुत बहुत कामयाब रहा, लोग देखने आए, बहुत अच्छे रिव्यूज मिले। एंड देन वी नेवर स्टॉप। मैं तो चली आई, लेकिन आज भी जैसे भोपाल का जो गैस का मिसहैप हुआ था, उसके ऊपर राहुल ने लिखे। आज तक भी वो मुझे रोज भेजते हैं कि आज हमने ये किया। अब वो लोग फ्रेंच में भी ड्रामे कर रहे हैं। तो वो तीसरी दुनिया ही नहीं रही,
अब तो वो सबके लिए लिखा जा रहा है, किया जा रहा है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम थिएटर जो अब कुछ कम हो गया है, लेकिन अब दास्तान गोई शुरू हो गई है। दास्तान सुनाते हैं लोग, पुराने किस्से, हमारी अपनी कल्चर के किस्से। दास्तान गोई सिर्फ इश्क मोहब्बत की दास्तान नहीं होती, अभी दास्तान गोई ज़बानी इतनी याद कर लेते हैं। अभी एक किसी फंक्शन में गई थी, अवार्ड फंक्शन, तो वहाँ किरण की कहानी, किरण, हमें कृष्ण जी के बारे में मालूम है महाभारत के, पर मुझे ज़्यादा नहीं मालूम था। तो उनके ऊपर जो हिंदी में संस्कृत के जो ट्रांसलेशन है उनके बारे में जो कहा गया था, उर्दू में जो लिखा गया था, तो दास्तान वो सुना रहा था पूरी कहानी। तो ये तो हमारे बच्चों को लिए बहुत अच्छी चीज़ है ना, ऐसी दास्तान गोई कि जहाँ अपना कल्चर आप उनको दास्तान के जरिए सुनाए, ड्रामेटाइज वे में सुनाए, तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं, एंड वी शुड बी गेट अलॉन्ग विद देम। तो मैम का कलाम इतना असीम है, इतना ज्यादा उन्होंने लिखा बहुत सारा है, है। go on, but I would like for the audience, अगर कुछ आप मैम से पूछना चाहेंगे और Please. questions और कुछ Definitely. खास सुनना चाहेंगे तो प्लीज। What age did you start writing? मैं कि मैंने बताया ना, मेरी अपनी शायरा थी, और हम जिस माहौल में पले थे, मेरे घर में सब राइटर्स थे, और हमारे यहाँ शेर व शायरी का बहुत चलता था। हम लोग की रिलीजियस शियाज जो है ना, तो वो क्या मजलिसें होती हैं, उसमें मरसिए पढ़े जाते हैं, वो ऑल शायरी है, तो वो बहरे, वो मीटर मेरे अंदर था। तो बचपन में ऐसी तुकबंदियां करती घूमती रहती थी मैं, तो शायरी भी हो गई उसके अंदर। बचपन में जैसे भी तुकबंदी होती है, तो मुझे अम्मी बताती है, एक किस्सा है कि मैं लेटी हुई थी छोटी सी, तो आसमान पे शफक की शाम हो रही थी, तो मैंने कहा अम्मी देखिए लाल लाल दुपट्टा। अब देखिए बहुत अहम बात है, तो मेरी बुआ बोली, हमारी अम्मी क्योंकि शायरा थी, इतनी घरदारी वगैरह नहीं करती थी, तो हमारी बुआ बोली खुदा ना करे वो क्यों होती शायरा। तो ये बात मेरी माँ ने बताई। अब जब मेरी बुआ खुश होती है ना, मैं शायरों में पढ़ती हूँ, तो मेरी बहुत लाडली बुआ है, मैं कहती हूँ आप तो कहती थी खुदा ना करे वो क्यों होती शायरा। तो बचपन से मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो नहीं वो भावच की बात होगी। तो शायद मैंने बचपन से शुरू की थी, और कहानियां लिखना भी बचपन से ही शुरू किया था, क्योंकि जो हमारे अब्बा वो बालब्राजी चलाते थे ना, उसमें कल्चरल प्रोग्राम होते थे, हम लोग खुद ही प्ले लिख लिया करते थे, और ये सब कल्चरल एक्टिविटीज होती रहती थी। हमारी अम्मी हर कोई भी, अम्मी प्लीज जल्दी से नज़्म लिख दीजिए, गांधी जयंती आ रही है, तो अम्मी हमारी अपना खाना भी बनाती जा रही है, फटाफट लिख देती थी, वो भी कमाल की थी, उससे भी आया मैंने सब किए। कोई और कुछ सवाल पूछना चाहेगा? और we will ask ma'am to read one more of her works. अच्छा, गजल सुनना चाहेंगे आप या बिल्कुल, बिल्कुल। गजल? अच्छा, एक आखिरी सवाल। हम अपने दिल के तिलिस्मी जहां में रहते हैं, तिलिस्मी समझते होंगे, मैजिक। हम अपने दिल के तिलिस्मी जहां में रहते हैं, बहुत बुलंद हैं, ख्वाब आसमां में रहते हैं, शिकस्तहाल मकानों में बाकमाल से लोग, बहुत से आर्टिस्ट हैं ना, बिल्कुल ऐसे घरों में रहते हैं कि शिकस्तहाल मकानों में बाकमाल से लोग, जो जीते जी भी किसी दास्तां में रहते हैं, जो जीते जी भी किसी दास्तां में रहते हैं। और मुझे दुनिया में इतने अच्छे दोस्त मिले हर जगह, तो उसके लिए उनके नाम ये शेर है कि हजार कर्ज़े मोहब्बत जो हम पे वाजिब हैं, हजार कर्ज़े मोहब्बत जो हम पे वाजिब हैं, ये सब हिसाब दिले दोस्तां में रहते हैं, ये सब हिसाब दिले दोस्तां में रहते हैं। और औरतों की तरफ से कि हमेशा सबकी निगाहों में मोतबर ठहरे, मोतबर ट्रस्टवर्दी, अच्छे, हमेशा सबकी निगाहों में मोतबर ठहरे, तमाम उम्र इसी इम्तिहान में रहते हैं, तमाम कि भाई हम ये रोल भी अदा करते हैं, हम ये रोल भी, तमाम उम्र इसी इम्तिहान में रहते हैं, और कभी ना टूटेंगे ये एतबार के रिश्ते, इसी यकीन के कच्चे मकाम में रहते हैं, इसी यकीन के कच्चे मकाम में रहते हैं। और हजारों साल की तारीख के अमीन हैं, हम विरसेदार हैं,
हजारों साल की तारीख के अमीर हैं हम, इसी यकीन पे हिंदुस्तान में रहते हैं, इसी यकीन पे हिंदुस्तान में रहते हैं। और जब सऊदी अरब में थी तो एक अजब वहाँ का खौफ का माहौल था, तो उसके ज़बान पे मोहर, खामोश, ज़बान पे मोहर, महाफिज है मसलहत की फसील, यानी चारों तरफ से हमें घेरा हुआ है हिफाजत के लिए, ज़बान पे मोहर, मुहाफिज है मसलहत की फसील। ये कैसे खौफ के दारुल अमा में रहते हैं। बच्चों को दारुल अमा भेज देते हैं ना जब बच्चे जुवेनाइल होते हैं, तो वो खौफ, ये कैसे खौफ के दारुल अमा में रहते हैं। बहुत शुक्रिया। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं नीति ग्रोवर जी से अनुरोध करती हूँ आप प्लीज मंच पे आए और लेखक को चित्रकारी के दुपट्टे से कैलाश निकेतन